अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं बल्तिस्तान की एक बहुत खूबसूरत और मशहूर वैली की विज़िट आपको करवाऊंगा। जिसका नाम चुंदा है। बहुत सारे लोग इसको चंदा पढ़ते हैं और कुछ लोग तो चंदा भी पढ़ते हैं। पूरा नाम इसका चुंदा है और ये नाम क्यों पड़ा, आखिर में इसकी वजह भी बताऊंगा और इसका सबूत भी बताऊंगा। यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल नहीं है। आप गंबा स्कर्दू से CMH चौक से CMH की तरफ मुड़ जाएं और वहाँ पहुँचते ही आपको चुंदा का बोर्ड वेलकम करता हुआ नज़र आएगा। वहाँ से दाएं साइड पर उस हिल के साथ साथ जो रोड है उस पर आप चढ़ते जाएं तो आप चुंदा पहुँच जाएंगे। आजकल रोड यहाँ काफ़ी बेहतर है, तो आप कार में भी जा सकते हैं, बाइक में भी जा सकते हैं और 4x4 गाड़ी में भी आराम से जा सकते हैं। और चुंदा में देखने को बहुत कुछ है और आप चाहें तो प्लान इस तरह से करें कि जाके पूरा दिन उधर गुजारें। वहाँ हाइकिंग, ट्रैकिंग और साइट सीइंग सब कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ का हर सीज़न एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। सर्दियों में ठीक ठाक बर्फ़ पड़ती है, स्कर्दू में बर्फ़ नहीं भी हो तो यहाँ बर्फ़ ज़रूर पड़ती है। बाहर का तो मौसम ही कुछ और है रहे हैं, कैसा लग रहा है और आपको? इतना शानदार मंजर आप देखेंगे, feels फूल very खिले nice, हुए sir. आपको नजर I'm आएंगे। enjoying actually. आज की इस व्लॉग में यही रानाई जो साल भर में बेहतरीन सीज़न होता है वो वाली झलक आप देखेंगे इसमें। इसके अलावा इसके लेफ़्ट साइड पर एक पोर्शन है जिसको मलतोरो कहा जाता है और वहाँ बहुत ही ख़तरनाक पुल है, हैंगिंग ब्रिज है। यानी मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी ऊंचाई वाला हैंगिंग ब्रिज नहीं देखा था। किसी की भी वहाँ जाने की हिम्मत इतनी आसानी से नहीं हो सकती, इसलिए कि उस पुल पर आप चढ़ जाएंगे तो नीचे देख के ही चक्कर आ जाता है। जिनको हाइट फोबिया है वो उधर जा ही नहीं सकते। बहरहाल हम आज ट्रैकिंग करके जा रहे हैं और ट्रैकिंग के लिए आप शॉर्टकट पगडंडियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीधा रोड से भी जा सकते हैं, नीचे से एक शॉर्टकट रास्ता भी है। लेकिन अगर आप हाइकिंग कर रहे हों, ट्रैकिंग कर रहे हों तो मेरा मशवरा है कि आप रोड साइड से आएँ। रोड साइड से आएंगे तो आगे के तमाम मनाजिर आपके सामने होंगे, वरना जो शॉर्ट रास्ता है वहाँ से आपको ये सारे मनाजिर दिखाई नहीं देंगे। और अप्रैल की 20 तारीख़ है और अभी स्कर्दू में तो खुबानी के फ्रूट बन गए हैं और उसके अंदर सीड भी बन चुके हैं, लेकिन यहाँ फूल इतने अभी खिल रहे हैं और इसीलिए ये यूनिक मंज़र हमें इस वक्त देखने को मिलता है। और यहाँ पर देसी माहौल आपको मिलेगा। होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। रिहाइश के लिए मेरा ख़्याल है कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, तो आपको रिफ़्रेशमेंट भी मिल जाता है। मैं आपसे कह रहा था कि आप क्या क्या देखेंगे। ये इस चुंदा वैली का आगाज़ है, यहाँ से मैदान शुरू हो जाता है। नीचे से काफ़ी चढ़ाई थी, गाड़ी में भी बड़ी मुश्किल से चढ़ के आती हैं गाड़ियाँ, लेकिन यहाँ आते ही बिल्कुल प्लेन हो जाती वैली। ये अब जिस जगह पे हम पहुँचे हैं ये मशहूर व्यू पॉइंट है, जहाँ से आप राइट साइड पर ये चुंदा वैली आपके सामने है और लेफ़्ट साइड पर आप नीचे जाएंगे तो वहाँ से एक और टीले पर चढ़ के पूरे स्कर्दू की वैली का व्यू ले सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ से मैं कह रहा था कि आप क्या क्या यहाँ एक्टिविटी कर सकते हैं। एक तो कई छोटे बड़े टीले हैं, उधर चढ़ के आप हाइकिंग करें, अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस टेस्ट करें। और नीचे गांव में भी जाने की इजाज़त है, आप चाहें तो गांव के अंदर जाके खिले हुए फूलों के बीच में अपने आप को रिफ़्रेश कर सकते हैं। एक मन चले ने बाइक यहाँ लाया, मैं हैरान हो गया यार, ये कौन सा तरीका है। ये एक टीला है, इन इन जैसी हरकतों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। जहाँ आदमी पैदल मुश्किल से जाता है वहाँ आप बाइक लेके जा रहे हैं, तो ये बहुत ही गैर मुनासिब एक्टिविटी मुझे लगी। तो अभी इस चुंदा वैली की एक और खूबी ये है, स्कर्दू में जब फूल खिलते हैं तो उस वक्त फसलें उगी हुई नहीं होती हैं, तकरीबन मार्च में या मिड मार्च में वहाँ फूल खिलते हैं। यहाँ सब्ज़ा नीचे हरा भरा हो चुका होता है, खेतों पे फसल भी
हरी भरी हो चुकी होती है और ऊपर से फूल खिले हों, तो ये मंज़र कहीं और नज़र नहीं आता है, सिर्फ चुंदा में देखने को मिलता है। तो व्यू पॉइंट से लेफ़्ट साइड पर आप इस टीले पर चढ़ते हैं तो यहाँ से भी दिलकश मंज़र आपके सामने है और आप देख रहे हैं कि पहाड़ों के ऊपर अभी तक बर्फ़ है और नीचे बहार ने अपने कदम जमाने शुरू किए हैं और हलचल है एक तरह से। यानी इस वादी में नए सिरे से जान आ जाती है। सारी सर्दियाँ बर्फ़ से ढकी रहती है ये वादी और अभी हरियाली ने बर्फ़ को पीछे हटने पर मजबूर किया हुआ है। तो मैं चुंदा वैली के नाम की मुनासिबत से आपको आगाह करना चाह रहा था। चुंदा बल्ती ज़बान के एक लफ्ज़ चुंगड़दुआ से बिगड़ कर बना है। चुंगड़दुआ के बारे में ये कहा जाता है कि ये स्कर्दू की पूरी वैली किसी ज़माने में बहुत बड़ी झील थी और कश्तियाँ चलती थी और उन कश्तियों को शाम को एक पत्थर के साथ बांधा जाता था। उस पत्थर को चुंगड़दुआ कहते हैं और चुंगड़दुआ का मतलब है कश्ती बांधे जाने वाला पत्थर। तो वो पत्थर मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, उसमें ऐसा क्या है कि कश्ती बांधी जा सकती है। बहरहाल ये मिथ है। मुझे तो लगा ये हो सकता है किसी ज़माने में कोई झील रही होगी, लेकिन अगर इतनी हाइट तक पानी भरा है जितनी हाइट पे चुंदा है, 9160 फीट है सी लेवल से, तो इस स्कर्दू का तो नामो निशान नहीं था, तो वो कश्तियाँ चल के कहाँ जाती थी। बहरहाल ये जहन नहीं मानता। दूसरी बात, वो जो पत्थर जिस तरह से बना है वो एरोजन की वजह से बना है। एयर एरोजन, वाटर एरोजन, और वो अकलौता पत्थर नहीं है जिसमें इस तरह का सुराख हो। यहाँ आपको जा बजा तकरीबन हर दूसरा पत्थर इस तरह का नज़र आएगा और एरोजन वाज़े है। तो पता नहीं किसी ने ये मिथ बना ली कि वहाँ कश्तियाँ बांधी जाती थी, लेकिन है बड़ा दिलचस्प पत्थर। आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप बाहर के नज़ारे देखें। हम व्यू पॉइंट से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। यहाँ एक मैदान जगह पर हमने रेस्ट किया थोड़ी देर। रेस्ट करने के बाद गाड़ियाँ भी यहाँ आती हैं। कुछ जो हमारे साथी चलने से माजूर हो चुके थे थोड़ी देर के लिए, उनको हमने गाड़ियों में नीचे भेज दिया और हम खुद अब गांव के बीच से नीचे उतरेंगे वापस। तो गांव का जो इब्तदाई हिस्सा है वहाँ खिले हुए फूल अब तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन जो ऊपर वाला ये वाला हिस्सा है यहाँ फूल अभी बाहर यूँ समझे जोबन पर है। ख़ास तौर पर खुबानी के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं यहाँ। ये तो बेद हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको नज़र आएगा। खुबानी के फूल यकलख्त खिलते हैं तो बिल्कुल अजीब सा समा होता है। अलबत्ता इन फूलों में खुशबू नहीं है, इसलिए बस आपको सिर्फ रंगों पर गुजारा करना पड़ता है। और अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है टॉप से। यहाँ आप देख सकते हैं फूल किस तरह से खिले हैं और खेतों पर लोगों ने कितनी मेहनत की है उसकी भी झलकियाँ दिखाएंगे। थोड़ा सा गांव के बीच से गुजरेंगे तो आपको गांव की गलियां भी नज़र आएंगी और यूं समझो कि दिल भरता ही नहीं भाई। दिन भर आप यहाँ रहे ना तो भी कम है। ये देखें कैसे मनाजिर हैं और हरियाली भी साथ साथ है, फूल भी। अभी खुबानी के दरख्त के बारे में मैं पहले किसी वीडियो में बता चुका था। खुबानी में पहले फूल खिलते हैं, फूल ख़त्म होने के बाद फिर लीफ उगने लगते हैं। अभी खुबानी के दरख्तों पर कोई पत्ते नहीं बने। अलबत्ता बेत के दरख्त हरे भरे हो चुके हैं, उनका फूल इतना विजिबल नहीं है, इसलिए बस पत्ते हरियाली में वो मददगार साबित हो सकते हैं। और पानी, इसके कुछ हिस्सों में पानी की कमी है इस वादी के, इसलिए वो हिस्से ज़्यादा हरे भरे नहीं हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप इस पॉइंट पे हैं, ऊपर हाईएस्ट पॉइंट्स जहाँ से नीचे उतर रहे हैं, तो उसके राइट साइड पर एक चैनल नज़र आएगा। उस चैनल से नीचे हरियाली बहुत ज़्यादा है, चैनल से ऊपर बिल्कुल बंजर है। उस चैनल के साथ आप उतरते जाएं और जहाँ चैनल ख़त्म हो वहाँ से आपको एक छोटा सा रोड मिलेगा कच्चा। वहाँ से राइट को मुड़ जाएं तो 10-15 मिनट की वॉक के बाद वो मलतोरो का बहुत मशहूर पुल नज़र आएगा जिसका ज़िक्र मैंने पहले किया था। और अगर आप पुल चढ़ के थोड़ा सा दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ एक अलग दुनिया है।
वो भी एक छोटा सा गांव है और उधर भी इसी तरह का मंज़र है। तो हमें इस दफ़ा उधर जाने की गुंजाइश नहीं रही, हमारे पास टाइम कम था क्योंकि हमारे साथ कुछ मेहमान थे, तो वो इतने चलने फिरने के काबिल नहीं थे, इसलिए हमने इसी वादी पर ही घूम के वापस आने का फैसला किया। और जगह जगह आपको भेड़ बकरियां और गायें चरती हुई नज़र आएंगी। अभी इन जानवरों को खुल्लम खुला चरने की इजाज़त है, कुछ अरसे के बाद इनको आगे ऊपर पहाड़ों पर शिफ्ट किया जाएगा, तो यहाँ घास बड़ी होगी। तो जून में आएंगे तो इस वादी का रंग बिल्कुल आपको मुख्तलिफ नज़र आएगा, बहुत हरी भरी और पुरसुकून हो जाती है जून ओ तेरी की। में। और अगर ये गर्मियों का सीज़न था, और अगर आप और लेट आते हैं ख़ज़ां में, उस वक्त इसका रंग बिल्कुल और हो जाएगा, सारे दरख्तों के रंग नारंगी, पीले और हरे भरे, नीम हरे भरे, इस तरह। तो मैं आपसे शुरू में कह रहा था ना कि इस वादी के 4 वाज़ेह सीज़न्स हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो आप अगर इधर तशरीफ़ लाएंगे कभी भी, तो कभी मायूस नहीं होंगे। इसकी खूबसूरती, हर सीज़न की अपनी खूबसूरती है। और लोगों ने मैनिपुलेट किया, ये दरख्तों को इस तरह काट के, कई शाखें इसकी निकलती हैं, तो उसके ऊपर फिर वो सर्दियों के लिए जानवरों के लिए घास वगैरह स्टॉक करके रखते हैं, क्योंकि सर्दियों का सीज़न लंबा है, तो बाड़े या घास स्टोर करने की जगह कम पड़ जाती है, इसलिए अमूमन दरख्तों के ऊपर भी इसको टाल लगा के रखते हैं, जो जहाँ से महफूज हो जाती है घास। अब हम वादी के तकरीबन आखिरी हिस्से में पहुँच चुके हैं, और यहाँ से मैं आपको वो पत्थर दिखाने वाला हूँ जिसकी वजह से इस वादी का नाम पड़ गया था, यानी चोंगड़दवा। अभी हम उस तक पहुँचने वाले हैं जिसकी वजह से वादी का नाम चुंदा पड़ गया था। तो यहाँ बहुत ही मज़ा आता है, दिन भर आप घूमते रहेंगे। अब यहाँ के फूलों का हाल देखें, ये फूल खिल के तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं, जबकि ऊपर अभी भी जो फूल खिलने का सिलसिला था वो जोबन पर है। ये पत्तियाँ, फूल की पत्तियाँ नीचे बिखर गई हैं अपना काम पूरा करने के बाद, और पूरा रोड, जितने रास्ते हैं वो सब इस तरह ढक गए हैं। ये है वो पत्थर चोंगड़दवा, जिसमें कहा जाता है कि कश्ती की रस्सी इसमें बांधी जाती है, और इसके नीचे साइड पर जाकर देखेंगे तो उसमें बाकायदा ऐसा लगता है कि किसी ने, इंसान ने सुराख किया हो जिसमें रस्सी फिट हो सकती है, और इसी वजह से इसका नाम चोंगड़दवा पड़ गया है। तो आज का व्लॉग यहाँ तक था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आप ज़रा गौर से देखें, उसी पत्थर के नीचे ये छोटा सा सुराख है, और सुराख के दोनों तरफ ऐसा लगता है खोद के बनाया गया है, हालांकि ये इरोजन की वजह से हुआ है। कहा जाता है कि छोटी कश्तियाँ यहाँ बांधी जाती थी, और बड़ी कश्तियों में बड़ी रस्सी डाल के इसके जो ऊपर वाला हिस्सा था वहाँ से बांधा जाता था। लेकिन बहरहाल मुझे तो ये मिथ लगी, ये हमारे गाइड थे जिन्होंने हमें ये बताया। तो यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।